कहानी की शुरुआत में ही हम दीपक प्रधान नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिनकी शादी के दिन ही उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है और नॉर्थ बंगाल के धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में उनका ट्रांसफर होता है। और ये बात जब दीपक अपने फैमिली को बताते हैं तो उनके पेरेंट्स काफी उदास होते हैं। जो भी हो, इसके बाद शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद अगले दिन ही दीपक अपनी न्यूली वेड वाइफ रूमी के साथ धर्मपुर आ जाते हैं और वहां पर रेलवे स्टेशन में दीपक के असिस्टेंट विवेक उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं। इसके बाद दीपक धर्मपुर गांव के ही रिटायर्ड हेडमास्टर जीवन कृष्ण सरकार के ग्राउंड फ्लोर में किराएदार रहते हैं। फिर दीपक विवेक के साथ ही फौरन पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है अपनी ज्वाइनिंग का रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन जाने के बीच ही रास्ते में वो एक जगह पर कुछ लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं और फिर दीपक विवेक के साथ वहां पर जाते हैं। दरअसल इस गाँव के जो पंचायत प्रधान थे ज्योतिलेश्वर मुखर्जी, उनके ऑर्डर्स पे ही गाँव का एक लौता पानी का सोर्स बंद करवा कर वहाँ पर बिल्डिंग बनवाना चाहते थे और इसी बात के लिए गांव के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पुलिस भी उन लोगों की मदद नहीं कर रही थी। और इसके बाद दीपक वहां पर जाते हैं और अपने ही एक जूनियर को ज्योतिलेश्वर के सारे लोगों की हेल्प करते हुए देखकर उन्हें बहुत डांटते हैं और इसके बाद ज्योतिलेश्वर के गुंडों को उनकी औकात दिखाकर दीपक ये काम रुकवा देते हैं। इसके बाद जब ज्योतिलेश्वर को दीपक के इसी कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो तय करते हैं कि वो दीपक से आमने सामने मिलेंगे। दूसरी तरफ दीपक और रूमी इस नई जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने सारे नेबर्स से भी उन लोगों की अच्छी जान पहचान होती है। दूसरी तरफ दीपक के लैंडलॉर्ड जीवन कृष्ण बहुत ही उखड़े उखड़े से रहते थे और वो बाकी लोगों से कुछ ज्यादा खास बात भी नहीं करते थे और वो रिटायर्ड हेडमास्टर थे, इसीलिए सब उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाते थे। लेकिन जब कोई भी उन्हें मास्टर जी कहते थे तो जीवन कृष्ण बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते थे। इसके बाद दीपक को एक दिन पता चलता है कि दरअसल 15 साल पहले जब ज्योतिलेश्वर गांव के प्रधान नहीं बने थे, वो बस पार्टी के एक मेंबर थे, तब उनके भांजे को बुरा बर्ताव करने के लिए जीवन कृष्ण ने उसे मारा था और इसके वजह से ज्योतिलेश्वर जीवन कृष्ण के सामने आकर उनसे बदतमीजी करते हैं और उनकी गलतियों के लिए उन्हें जेल पहुंचा देते हैं, जिसके वजह से उस साल ज्योतिलेश्वर पंचायत प्रधान बनने के लिए कैंडिडेट नहीं बन पाते और उनका सपना अधूरा रह जाता है। और जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो वो जीवन कृष्ण के ऊपर स्कूल फंड से पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा देते हैं और इसके बाद जीवन कृष्ण की बहुत बदनामी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया था। और यही वजह थी कि कोई उन्हें अगर मास्टर जी बुलाता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इसके बाद एक दिन दीपक गांव के स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि मिड डे मील का खाना बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जाता है और मिड डे मील के लिए गवर्नमेंट से जितने भी सारे राशन आता था उसके आधे से ज्यादा ज्योतिलेश्वर खुद ले लेता था और उन्हें बेचकर वो पैसे कमाते थे। और यही नहीं, मिड डे मील का खाना बनाने के लिए जो चावल था वो बिल्कुल खराब हो चुका था। और फिर दीपक ये सब कुछ रुकवाने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पर ज्योतिलेश्वर मुखर्जी आते हैं और पहली बार दीपक के साथ ज्योतिलेश्वर की मुलाकात होती है और ज्योतिलेश्वर इनडायरेक्टली दीपक को धमकाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि अगर दीपक को इस गांव में रहना है तो उनकी सारी बातें मानकर ही चलना पड़ेगा। और दीपक भी ज्योतिलेश्वर मुखर्जी से ये कहते हैं कि इस गांव में आज तक जो भी सारी बुरी चीजें हुआ है वो आगे से नहीं होगा। और इसके बाद दीपक वहां से चले जाते हैं। फिर दीपक अपने सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं और दीपक को इस गांव में आने की असली वजह बताया जाता है। दरअसल पिछले 15 साल से ज्योतिलेश्वर मुखर्जी जब से पंचायत प्रधान बने हैं तब से गांव में फिर से इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ज्योतिलेश्वर कभी भी अपने सामने किसी ओपोनेंट को खड़ा ही नहीं होने देते हैं। और इसी वजह से पिछले 15 सालों से धर्मपुर गांव में उनका ही राज चल रहा है और इस बार के इलेक्शन पीसफुली और फेयर तरीके से हो, इसीलिए दीपक को धर्मपुर में अपॉइंट किया गया है। और दीपक ये प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बार धर्मपुर में फेयर इलेक्शन करवा कर ही रहेंगे।
इसके बाद एक दिन ज्योतिलेश्वर की मैरिज एनिवर्सरी होती है और दीपक और उनके सारे पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है। दीपक वहाँ पर आते हैं और ज्योतिलेश्वर दीपक को घूस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक उनके पैसा नहीं लेते और दीपक ये भी देखते हैं कि उनके सारे जूनियर्स आज तक ज्योतिलेश्वर के घूस के पैसे लेते हुए आए थे, लेकिन दीपक के आने के बाद ये बंद हो गया। और विवेक दीपक को ये कहते हैं कि जब तक दीपक इस गांव में नहीं आए थे तब तक विवेक के पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभाए, इसीलिए बाकी सब जो कुछ भी करते थे विवेक को भी वही करना पड़ा। लेकिन अब जब दीपक आए हैं और दीपक सब कुछ सही करना चाहते हैं तो उन्हीं से ही विवेक को भी हौसला मिला है और अब विवेक भी दीपक के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाएंगे। और ये बात सुनकर दीपक भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे गाँव में सुधार लाने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ ज्योतिलेश्वर दीपक को परेशानी में डालने के लिए गांव की एक छोटी सी बस्ती में आग लगा देते हैं और जिसके वजह से वहाँ के लोगों के लिए अब रहने की जगह नहीं थी और दीपक उन सारे लोगों के खाने पीने की और रहने की इंतजाम करते हैं। और दीपक ये भी सोचते हैं कि इस हालत में गांव के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, इसीलिए वो अपने घर के ही सामने एक वरांदा में उन बच्चों का पढ़ाई का इंतजाम करते हैं और जीवन कृष्ण को इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन जीवन कृष्ण साफ साफ मना कर देते हैं। और इसके लिए अब दीपक अपनी वाइफ रूमी को उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहते हैं और रूमी भी खुशी खुशी राजी हो जाती है। लेकिन उन लोगों का असली मकसद था जीवन कृष्ण को उन बच्चों को पढ़ाना और इसीलिए वो लोग एक दिन रूमी के बीमारी का नाटक करके उन बच्चों को खाली बिठा कर रखते हैं, जो देखकर जीवन कृष्ण को बहुत ही बुरा लगता है और इसीलिए वो खुद आकर ही उन बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, जो देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जीवन कृष्ण ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा लोन लिया था, लेकिन अब उनके बेटे को जब नौकरी मिल गई थी तो वो अब अपने माँ बाप की तरफ देखता भी नहीं है और बहुत साल हो गए हैं वो घर भी नहीं आता है। और फिर ज्योतिलेश्वर के साजिश के वजह से जिन्होंने जीवन कृष्ण को लोन दिया था वो इमीडिएटली सारे पैसे मांगते हैं और जीवन कृष्ण इस बात से थोड़े परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ शहर अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि उनका बेटा अपने गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा था और अचानक अपने पेरेंट्स को आते हुए देखकर जीवन कृष्ण के बेटे उन लोगों पर बहुत चिल्लाते हैं और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, जो देखकर वो लोग दुखी होकर घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद एक दिन ज्योतिलेश्वर के कुछ लोग जीवन कृष्ण के घर आते हैं और उन बच्चों की पढ़ाई को रोकते हैं और तभी वहाँ पर दीपक आते हैं और उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भेज देते हैं। और फिर दीपक के दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इस बार ज्योतिलेश्वर के खिलाफ जीवन कृष्ण को इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन जीवन कृष्ण पहले बहुत मना करते हैं और आखिर में दीपक उन्हें इंस्पायर करते हैं और फिर जीवन कृष्ण मान जाते हैं। इसके बाद जब ज्योतिलेश्वर को ये पता चलता है कि जीवन कृष्ण उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो वो तय करते हैं कि वो जीवन कृष्ण को नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने ही नहीं देंगे, लेकिन दीपक की हेल्प से जीवन कृष्ण इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन फाइल करते हैं। जो बात पता चलने के बाद ज्योतिलेश्वर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो तय करता है कि इलेक्शन के वक्त वो अपने सारे लोगों को वोट बैंक के सामने लगा देंगे और जो कि इन सारी बातों पर नजर रखेंगे कि सब उन्हें ही वोट करे और जोरों शोरों से इलेक्शन का प्रचार होता है। और फिर फाइनली इलेक्शन का दिन आता है और दीपक अपने सारे पुलिस फोर्स के साथ पीसफुली और फेयर इलेक्शन हो इस बात पर ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर दीपक को ये झूठी खबर दी जाती है कि वोटिंग की जगह पर प्रॉब्लम हो रही है और दीपक विवेक के साथ वहाँ पर जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि वहाँ पर ज्योतिलेश्वर के गुंडे उन दोनों के लिए ही इंतजार कर रहे थे और फिर उन गुंडों के साथ विवेक और दीपक की मारपीट होती है और दीपक को बचाते हुए विवेक को गोली लग जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है और विवेक की मौत से सभी बहुत ही दुखी होते हैं। और दूसरी तरफ सारी जगहों पर ज्योतिलेश्वर के सारे आदमी जाकर जोर जबरदस्ती ज्योतिलेश्वर के नाम पर वोट ले रहे थे और फाइनली वो दिन खत्म होता है और विवेक के फ्यूनरल के बाद जितने सारे वोट्स
काउंट होने वाले थे, सबसे पहले ज्योतिलेश्वर के कहने पर कुछ सारे वोट्स के स्लिप्स फेंक दिए जाते हैं और उसके हिसाब से ज्योतिलेश्वर ही जीतता है। जिस बात से सभी बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन फिर दीपक ये देखता है कि कुछ सारे वोट्स गिने ही नहीं गए और फिर वो फिर से उन सारे वोट्स को काउंट करवाते हैं और इस बार इन सारे वोट्स को लेकर जीवन कृष्ण शॉर्टकट जीत जाते हैं। और जो बात देखकर धर्मपुर के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और इसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल इलेक्शन के दिन ज्योतिलेश्वर ने ही दीपक पर गोली चलाई थी और जिस गोली की वजह से विवेक की मौत हो गई थी और इसीलिए ज्योतिलेश्वर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद धर्मपुर के नए पंचायत प्रधान बनते हैं जीवन कृष्ण शॉर्टकट। और इसके बाद हम देखते हैं कि दीपक का धर्मपुर में सारा काम खत्म हो गया था और अब उनकी नई पोस्टिंग होती है एक नई जगह पर। और फिर दीपक और रूमी सारे गांव वालों से अलविदा लेकर एक नई जगह पर जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।